अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर 18 क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसके इम्पोर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स इज़ कॉल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 4 डिसऑर्डर्स को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। करंटली हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पे बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करने के बाद आज हम बात करेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिफोर बर्थ या फिर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को स्ट्रॉन्ग या प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना किया जाए तो बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी की वजह से एजुकेशनल रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड नहीं किए गए, तो बच्चा ना तो रीडिंग कर पाएगा, ना कुछ लिख पाएगा, और मैथमेटिक्स तो बच्चों के लिए वैसे ही चैलेंजिंग टास्क होता है। सेकेंड वन इज़ बिफोर बर्थ या फिर अर्ली चाइल्डहुड में अगर बच्चा हार्मफुल केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स से एक्सपोजर करता है तो बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चे के पेरेंट्स किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्मोकिंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी बच्चे का ब्रेन अफेक्ट होता है और एज अ रिज़ल्ट बच्चे में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। सेकेंड इज़ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर फैमिलीज़ में रन करता है तो चांसेस होते हैं कि वही प्रॉब्लम बच्चे में भी आएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स, फादर या मदर किसी एक को लर्निंग डिसऑर्डर है, ब्रदर या फिर सिस्टर में कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, रीडिंग के इश्यूज़ हैं, मैथ्स डिफ़िकल्टीज़ है, तो चांसेस हैं कि बच्चा भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करेगा। The risk is about 4 to 8 times higher for reading problems and 5 to 10 times higher for math problems. इसी तरह अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री ऑफ डिसलेक्सिया है, यानी हिस्ट्री ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे में भी डिसलेक्सिया के चांसेस होंगे। अगर पेरेंट्स की लिटरेसी स्किल्स वीक हैं तो एज अ रिज़ल्ट ऑब्वियसली बच्चे को भी वो गाइड नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे में भी वीकर लिटरेसी स्किल्स होंगी, यानी बच्चे में भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इस वजह से इन दोनों चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जिन बच्चों का बर्थ वेट यानी बर्थ के टाइम पे वेट कम होता है, उनमें भी लर्निंग डिफ़िकल्टी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों में न्यूरोफिब्रोमेटोसिस टाइप 1, जिसको NF1 भी कहा जाता है, अगर वो हो, पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो बच्चों में भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। NF1 जो है वो जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन, नर्वस सिस्टम, आइज़ एंड बोन्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो इट्स मीन ब्रेन डिफ़िकल्टीज़ होंगी, ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं होगा, और एज अ रिज़ल्ट ADHD होने के चांसेस भी हो सकते हैं और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी बच्चा फेस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ सेक्स एंड जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़। अच्छा, ये जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है, ADHD है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, और इसी तरह स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एसोसिएशन विद सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर। कनाडा में एडल्ट बेस्ड स्टडी की गई जिसके रिजल्ट्स ये रिवील करते हैं कि जिन लोगों में सुसाइडल अटेम्प्ट्स थी, उनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी हायर था एज़ कम्पेयर टू दोज जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर नहीं था। मीन्स के जिन लोगों में सुसाइडल थॉट्स हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बैक पे स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी थी। इसी तरह अमंग दोस्त विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, उन्होंने कहीं न कहीं पेरेंटल डोमेस्टिक वायलेंस को भी विटनेस किया, उसकी भी हिस्ट्री थी, और उसकी वजह से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी था उन लोगों में, जो कि एसोसिएट करता है इंक्रीज रिस्क फॉर सुसाइडल बिहेवियर। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसमें सुसाइडल थॉट या सुसाइडल बिहेवियर्स भी होते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। जब स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो थ्रू आउट लाइफ स्पैन क्या होगा? लोअर एकेडमिक अटेनमेंट होगी,
हायर रेट्स ऑफ स्कूल आउट ड्रॉप आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली जब चीज़ों को लर्न ही नहीं कर पा रहे तो स्कूल से भी निकाल दिए जाएँगे और जब ये सब होगा तो एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। एज़ अ रिज़ल्ट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी उनकी पुअर होगी। जब ये सारे फैक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनकम भी नहीं होगी, ठीक है? और इन्हीं लोगों को अगर हाई लेवल ऑफ सोशल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए तो इनकी मेंटल हेल्थ आउटकम्स जो हैं वो बेटर हो सकते हैं। लेकिन अगर इनको इमोशनल सोशल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा होंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल वेरिएशन इन एकेडमिक अटेनमेंट। अब आपने देखना है कि बच्चे में वाक़ई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर बच्चा जो है वो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से लर्न नहीं कर पाया, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से नहीं पढ़ पाया, बच्चे को किसी पीयर ने गाइड ही नहीं किया, उसको कभी किसी ने पढ़ना लिखना सिखाया ही नहीं है। उस वजह से उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर बच्चा वाक़ई स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहा है, जबकि उसको ये सारा सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड की जा रही है, उसको रीडिंग राइटिंग में हेल्प आउट भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो रीड, राइट और मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा, तो तब हम कहेंगे कि ये स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के क्राइटेरिया में फ़ॉल कर रहा है, इसलिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब हमने देखना है कि बच्चे में वाक़ई स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर बच्चे का आईक्यू ही लो है जिसकी वजह से वो लर्न नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसऑर्डर में हो सकता है कि बच्चे का आईक्यू ठीक हो, लेकिन फिर भी वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होगा कि उसका आईक्यू ही पुअर होगा, ठीक है? तो अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा या वाक़ई उसमें सिर्फ़ स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसीलिए हमें हर एक डिसऑर्डर का प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया होता है ताकि हम इन चीज़ों को मिक्स आउट ना करें और हम रॉन्ग लेबल ना करें। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी डिसऑर्डर्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह इसलिए करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये सिर्फ़ स्पेसिफ़िक लर्निंग इश्यूज़ हैं या फिर बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहा है। नेक्स्ट इज़ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। अब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होती हैं और वो तब आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं जब बच्चे के प्री स्कूल्स ईयर्स होते हैं और जब हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता होता है इस बच्चे की उम्र में बच्चे जो हैं इस उम्र में बच्चे जो हैं वो रीड और राइट कर सकते हैं और सिंपल मैथमेटिक्स के टेबल से याद कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे बच्चा उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रहा होता, उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा होता, तो तब हमें पता हो चलता है कि यहाँ पे हमारा बच्चा जो है वो कहीं न कहीं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहा है। नेक्स्ट इज़ अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब आपने देखना है कि बच्चे में वाक़ई स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है? लाइक इनअटेंशन की वजह से या बच्चा उस चीज़ पे अटेंशन ही नहीं दे पा रहा एडीएचडी की वजह से या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, एक जगह टिक के बैठ नहीं रहा, फ़ोकस नहीं कर पा रहा, अटेंटिव नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इस वजह से बच्चा नहीं लिख पा रहा या फिर बच्चे में वाक़ई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट इज़ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम कॉग्निटिव प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ से, ठीक है? या जिन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया या दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनमें रीडिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्पेयर्ड होती हैं, ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर हो और उनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हों। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम एक डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? कोमॉर्बिडिटी में क्या होता है कि जब 2 डिसऑर्डर्स एट अ टाइम एग्ज़िस्ट कर रहे हों, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ-साथ बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है
या फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ बच्चे में एडीएचडी भी है, साथ ही वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी फेस कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा डिसऑर्डर होंगे तो उनको कोमॉर्बिडिटी कहा जाएगा और वो भी आपने साथ मेंशन करना होगा। इसी वजह से हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। विदाउट हिस्ट्री एंड विदाउट असेसमेंट आप कभी भी किसी भी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।